802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इनको मैच करे। कराची इतना कमाता है भाई, उसको इमदादी पैकेज की जरूरत नहीं, कराची को कराची के हक दिलवाने की जरूरत है। मेरी जो एक्टिविटी है, इमरान खान नियाजी को बहुत तकलीफ है, अपना आ रहा है जा रहा है, तो उसको किस तरीके से मैंने बंद करना है। 20 तारीख को बिलावल हाउस पे मीटिंग होगी अपोजिशन की, APC की। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। गैर मुत्तहिदा पोजीशन, जो कि जिसे मुत्तहिदा पोजीशन कहा जा रहा है, अब फाइनली रजामंद हो गई है APC के इनेकाद पर, और 20 सितंबर को इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में APC होगी। और आज नाजरीन, APC के हवाले से जो पहले रेबर कमेटी का इजलास होना था, उस इजलास में काफ़ी गर्मा गर्मी की इतलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से अपोजिशन की छोटी जमातों ने बहुत ही तुंदो तेज़ और सख्त सवालात किए कि मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज के मामले पर भी और उसके बाद भी मुख्तलिफ कानून साजी के अमूर पे अपोजिशन की इन दो बड़ी जमातों ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं किया। ये छोटी जमातों का उनसे गिला शिकवा रहा। और अब एक बड़ा इम्तिहान अपोजिशन का आने जा रहा है अगले हफ्ते। वो है फैटफ से मुतल्लिक जो कानून साजी है, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की मंजूरी के लिए हुकूमत मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुलाने का इरादा रखती है। तो क्या इस इजलास के अंदर अपोजिशन हुकूमत को डिफीट कर पाएगी? चूँकि 5 अरकान की अक्सरियत जॉइंट सेशन अगर बुलाती है हुकूमत, तो वहाँ पे अपोजिशन को बरतरी 5 अरकान की अपोजिशन के पास है। क्या वो ये इस कानून साजी को ब्लॉक कर सकेगी? दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी इस पर आज रद्द-ए-अमल सामने आया है APC के हवाले से। इमरान खान साहब का ये कहना है कि अपोजिशन अपनी चोरी बचाने के लिए तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में किसी सूरत भी नहीं आएंगे। अपोजिशन चाहती है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हर सूरत में फैटफ से मुतल्लिक कानून साजी है, उसे मंजूर करवाया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, वो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए APC को होस्ट करने जा रही है, वही पीपल्स पार्टी कराची के मामलात पे, कराची की तरक्की के लिए, कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत के साथ कोलैबोरेट करने जा रही है। वही वफाकी हुकूमत जिसे गिराने की बातें हो रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल कैसे चलेंगी? एक तरफ ताउन, दूसरी तरफ उसी हुकूमत को गिराने की बातें। क्या ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं एक साथ? और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो तरक्याती पैकेज, एक बड़ा तरक्याती पैकेज जिसे कहा जा रहा है कराची के लिए लेकर हफ्ते के रोज़ अब कराची जाएंगे। जुम्मे के रोज़ उन्होंने जाना था, उनका दौरा एक दिन मजीद ताख़ीर का शिकार है, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ा तरक्याती पैकेज है जिसकी अनाउंसमेंट की जाएगी और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन अहम सवाल फिर यहाँ पे आता है कि क्या पैसे सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे या फिर मनसूबे वफाक एग्जीक्यूट करेगा? सिर्फ उनकी मुशावरत इसमें शामिल हाल होगी। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात और चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात पर वजाहत जारी कर दी है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल उनकी तरफ से वजाहती बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें बदनाम करने की एक कोशिश थी, एक साजिश थी जो कि बेनकाब हो गई है। उनकी किरदार कुशी की ये मुहिम थी जो नाकाम हुई है, और वो खुद पर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। ये तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में नजीब हारून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन हैं कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक गवर्नर सिंध, और हमारे साथ मौजूद हैं नबील कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन अभी जो फौरी तौर पर आई है सामने, वो है APC, और इस APC के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन की जमातों की मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या लायामल अनाउंस हुआ है, ज़रा सुन लें। 20 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग होगी अपोजिशन की, APC की। हालात चूंकि मुल्क के इस नहज पे जा चुके हैं कि इसमें एक दिन की देर भी जो है वो बहुत बड़ी तकलीफ दे है। एक दिन भी हुकूमत को वक्त दिया जाता है तो ये बड़ा तकलीफ दे है, और इस पर इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, उन्होंने हुकूमती और जो हुकूमत के जो इत्तेहादी सेनेटर्स हैं उनका एक इजलास था, मीटिंग थी जिसको खान साहब ने चेयर किया। उसमें इमरान खान साहब ने यह कहा
कि सेनेट में कवानीन की मंजूरी से मुतल्लिक उसमें हिकमत अमली पे मुशावरत हुई है और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन चोरी बचाने के लिए आपस में मिल गई हैं सारी जमातें अपोजिशन की, और ये भी इसमें कहा गया कि सेनेट में कवानीन की मंजूरी से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया कि अपोजिशन ने फैटफ कानून साजी रोक कर मुल्क दुश्मनी की है। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में किसी सूरत भी नहीं आएगी, ये इमरान खान साहब का कहना है। और खान साहब ये भी कहते हैं कि कानून साजी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराई जाएगी। अपोजिशन पार्लियामेंट को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये इमरान खान साहब का कहना था। आज के इजलास में बड़ा उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया कि ये ब्लैक मेलिंग है जो अपोजिशन की तरफ से की जा रही है, वो इस ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, अपनी चोरी छुपाने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन इम्तिहान बड़ा है। नजीब अरुण साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ब्लैक मेलिंग है, ये NRO के लिए सब कुछ हो रहा है, किस मकसद के लिए हो रहा है? वो कह रहे हैं हम अपनी सजाएं बहुत सारी भुगत चुके हैं, जो आगे थोड़ी बहुत रह गई हैं वो भी भुगत लेंगे, नैब को देख लेंगे, जितना हमने भुगतना ने भुगत लिया। नैब का जो कानून था उस पर भी वो कहते हैं हम दस्तबरदार हो गए, अपनी जो अमेंडमेंट्स उससे पीछे हट गए। अब किस मामले के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? देखिए, तगड़ी ऑपोजिशन, स्ट्रांग ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन की ड्यूटी है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और कि मुल्क का उससे फायदा होगा। अच्छा, हुकूमत भी अपने टोस पे रहेगी, हुकूमत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। हमको सिर्फ ये देखना चाहिए एज ए नेशन कि अगर तगड़ी हुकूमत है, परफॉर्म कर रही है, अपोजिशन तगड़ी है, सवाल जवाब कर रही है, मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज्ड अपोजिशन होगी और अगर वो उस तरीके से एक तरह से दोस्ती वाली होगी, फ्रेंडली वाली होगी, उसमें क्या होगा, एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ होगा, लेकिन मुल्क पीछे चला जाएगा। दोनों चीज़ें नहीं हो रही। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें एक दिन भी आपको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसको मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं आपकी इजाज़त से, कि जैसे एक स्कूल के अंदर 2 क्लासेस की टीम होती है, सही है ना, वो आपस में कम्पीट करते हैं, और लेकिन जब वो स्कूल की टीम बन के और दूसरे स्कूल से मैच खेलना जाते हैं तो वो वहाँ पे एक टीम की तरह जेल होते हैं नेशनल इंटरेस्ट में। तो जो नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पर इन्वॉल्व हो, तो अपोजिशन और हुकूमत को मुल्क का इंटरेस्ट देखना है। खान साहब कहते हैं कि वो भारत के एजेंडे पे चल रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम श्योर, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, जब वज़ीर आज़म कहेंगे तो फिर कैसे होगा ये वो जो कह रहे हैं, आई एम श्योर कि उनके पास उसके कुछ सब्सटैंशिएट करने का भी चीज़ होगी, और जब सब्सटैंशिएट करने की होती है तो अपोजिशन भी अपना कुछ जवाब लेके आती है। जब सवाल जवाब होगा, रवैयों के ऊपर लोगों की क्वेश्चनिंग होगी, तो हम सब एज अ नेशन बिहेव करेंगे और अच्छे प्रेसिडेंसेस बनेंगे और मुल्क आगे बढ़ेगा। अभी तक की जो रिवायात है माजी की, वो रिवायात अच्छी नहीं है, और एज अ मुल्क हम ब्लीड कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और प्रायोरिटीज़ हमारी गड़बड़ हो गई हैं। आई थिंक कि हमें सबको तब्दील होना है। सिर्फ अपोजिशन की है या गवर्नमेंट की भी है? बोथ वेज, एवरीबडी हैज टू बिहेव। देखिए, मतलब मैं ज़्यादा जिम्मेदारी तो आप पे ही आती है भाई। नहीं, मैं यकीनी बात है कि जो इस वक्त घर में बड़ा है, जो है ना, जो जिम्मेदारी में ऊपर है, उसको उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। और ये इसके बाद इट गोज विदाउट सेइंग एवरीबडी हैज टू परफॉर्म, एवरीबडी हैज टू बिहेव, ताकि मुल्क आगे बढ़े। मोहम्मद जुबैर साहब, आज भी जो रहबर कमेटी का इजलास था जिसमें यह तय पाया कि 20 सितंबर को APC इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद की जाएगी, अब हुकूमत को एक दिन भी मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें जो अंदर से खबरें आई हैं, रहबर कमेटी के अंदर से छोटी जमातों ने, अपोजिशन की छोटी जमातों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग पर सख्त तनकीद किया, सख्त सवालात उठाए हैं कि आप लोगों का जो किरदार है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, बतौर अपोजिशन की बड़ी जमातें आप सबको साथ लेकर नहीं चले, अहम जो लेजिस्लेशंस थी उस पर भी आपने अपोजिशन का साथ नहीं दिया, आप लोग एक तरफा जाके गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए। अब भी इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। इस सारी जो एक दूसरे पे अदम एतमाद है, उसके साथ ये APC कैसे कामयाब होगी, और इसका जो हदफ है कि आपने हुकूमत को हटाना है, गिराना है, ये मकसद तो बड़ा मुश्किल है फिर इसका अचीव होना। पहले 9 दफ़ा आप इकट्ठे हुए, वहाँ नाकाम हुए, 10वीं मरतबा भी आपकी कामयाबी, फिर अगर आपस में ताउन नहीं होगा, एक दूसरे पे एतमाद नहीं होगा, तो कैसे कामयाबी मिलेगी? ये जो APC के हवाले से और जो कंसर्न है छोटी पार्टियों के, मेरा ख्याल है छोटी पार्टियों के कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। जाहिर अगर आप JUIF को लें तो JUIF बहुत अरसे से उनका, इन बहुत अरसे से क्या, 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था और 27 जुलाई को इस्लामाबाद में एक सॉर्ट ऑफ APC हुई थी जो मौलाना साहब ने ही होस्ट की, और उसमें उनके सजेशन था कि जी अगर सब कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो रिजाइन करें और असेंबलीज में ना जाएं।
तो उनका तो मौक़िफ़ वो सख्त तरीन मौक़िफ़ उस दिन से है। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी और PMLN का मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ था कि जी असेंबली में जाना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने धरना देने की बात की पिछले साल, आपको पता है अक्टूबर में उन्होंने शुरू किया था कराची से और इस्लामाबाद। उधर भी पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे सपोर्ट नहीं दी और वो हमारी अपनी वजूहात थी। तो उनका एक कंसर्न वैलिड है, इसमें मेरा ख्याल है हमें परेशान भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मिनिमम एक एजेंडे पर एग्री करेंगे, कोई हर चीज पर तो एग्री करेंगे भी। अब जो कल जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ कराची आए थे, तो उसमें इस चीज का काफी कंसर्न था कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसको आगे नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, और दूसरी तरफ हम अपनी एक APC करने के लिए भी तैयार नहीं है और एग्री नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम हम APC, और फिर आपको भी पता है समर इतने अरसे से ये बात चल रही है APC के जो लोग फॉलो भी करते हैं, चाहे वो आपके सपोर्टर्स हों या नाकदीन हों, उनको एक सही कंसर्न होता है कि भाई आप APC है क्या है, अगर आप APC नहीं कर सकते तो बाकी आप क्या काम करेंगे। ऐसा ही है, बुनियादी चीज होती है बहुत। सर ये बताएं मुझे, करना था मोहम्मद जुबैर साहब, ये बताएं कि कल जरदारी साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की भी टेलीफोन पे गुफ्तगू करवाई थी? नहीं जी, ये ऐसी कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई मियां साहब के साथ जरदारी साहब की? नहीं कोई भी, मैं आई वाज प्रेजेंट 100% ऑफ द टाइम देयर, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, ये जरूर उन्होंने बताया था मियां नवाज शरीफ के हवाले से डिस्कशन ये जरूर हुई थी कि 10 तारीख को मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है आने के लिए। 9 तारीख को जरदारी साहब की पेशी है उनके केस के सिलसिले में, तो उस हवाले से और जुर्म लग रही है प्रोसेस के हवाले से बिल्कुल बात हुई थी, जाहिर है। ठीक है, चलिए मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नबील कबोल साहब, अब एक तरफ तो आप APC करने जा रहे हैं, अपोजिशन सारी मिल के दोबारा आपके इत्तेहाद का गैर मुतहदा अपोजिशन का इम्तिहान होगा, आपके मुतहद आप हैं कि नहीं हैं। अगले ही हफ्ते FATF से मुतल्लिक जो कानून साजी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की मंजूरी होने जा रही है, उस पर जॉइंट सेशन हुकूमत बुलाने जा रही है, और जॉइंट सेशन अगर बुलाया जाता है तो 5 के करीब अपोजिशन के अरकान की को बरतरी हासिल, आपके 5 के करीब अरकान ज़्यादा है हुकूमत से, आप चाहें तो वहाँ नाकाम बना सकते हैं इस कानून साजी को, जिस तरह से सेनेट के अंदर ब्लॉक किया। तो ये आपका इम्तिहान होगा कि आप यूनाइटेड हैं या नहीं है। पहले भी आप कई मरतबा डिवाइड हो गए, दावे तो बड़े बड़े समर, आपको याद होगा कि सेनेट का जब इलेक्शन हुआ था तो बरतरी भी हमारी थी, लेकिन जब वोट निकला बाहर तो हमारे 14 लोग गायब थे। जी। तो ये बात आप ना कहें। मैं समझता हूँ कि ये जो APC है, APC के अंदर ही ये फैसला होगा, क्योंकि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं कि जी ऑपोजिशन और इंडिया का मौक़िफ़ एक ही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे। हमारे इख्तिलाफात PTI की हुकूमत से है, हमारे इख्तिलाफात इमरान खान से है। हम पाकिस्तानी इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तानी। इमरान खान शायद पाकिस्तान में कम रहा होगा जितना पाकिस्तान में हम ज्यादा रहे, या इमरान खान पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम शायद उनसे 3 गुना ज्यादा बने, या नवाज। इसका मतलब है कि आप लोग सेनेट में, आप लोग जॉइंट सेशन में इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, वोट करने जा रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत पहले है बनिस्बत इमरान खान से, लेकिन बात यह है कि इमरान खान जिस तरीके से ये जो बिल पास करवाना चाह रहा है, इसमें जो लाइसेंस टू किल है, मतलब आप किसी को भी 180 दिन के लिए अरेस्ट कर सकते हैं बगैर वारंट का। इसके अलावा 32 नुक्ता है, नकात है जिसके ऊपर हम हमारे इख्तिलाफ। मैं तो नबील कबोल साहब ये कह रहा हूँ, इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद क्या आप इस कानून साजी को रोक सकेंगे? जॉइंट सेशन में बरतरी भी आपकी है, इख्तिलाफात भी आपके हैं, और जो मिसाल आप दे रहे थे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की, मैं भी उसी मिसाल को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ, खदशात का इज़हार कर रहा हूँ कि आप लोग शायद ब्लॉक ना कर पाए इस दफा भी, अक्सरियत होने के बावजूद। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये FATF के बिल को ब्लॉक करने वाली बात नहीं होगी। अगर तो हम ब्लॉक करने में कामयाब हो गए और यहाँ पर अगर हुकूमत की हार हो गई इस बिल को पास ना करवा के, तो मैं समझता हूँ फिर हुकूमत को रहना भी नहीं चाहिए। जिस हुकूमत को बिठाया गया था इन्हीं कामों के लिए,
अगर ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है और बिल भी पास नहीं करवा सकती, फिर हुकूमत को भी नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे फैसले जो है एपीसी के इजलास में होंगे कि करना क्या आगे जाकर। एपीसी से पहले हो जाएगा जॉइंट सेशन? नहीं, जॉइंट सेशन बिलिंग मेरे ख्याल में 20 तारीख को है। एपीसी 20 तारीख को है। एपीसी आपकी 20 सितंबर होगा, जॉइंट सेशन उससे पहले हो जाएगा, अगले हफ्ते में एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, उसकी कोई फिक्स डेट नहीं आई। तो मुझे नहीं पता इस हवाले से, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बिल इसी ज्वाइंट सेशन के अंदर लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे। सेशन में आ रहा है, इमरान खान साहब ने आज कह दिया है। अगर तो इस ज्वाइंट सेशन में आ रहा है तो फिर जाहिर है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का और ऑपोजिशन की एक मीटिंग होनी है। अब एक मीटिंग होनी है और इस हवाले से हमारी जो पार्टी की सेकंड टायर लीडरशिप है उसके साथ ये मीटिंग एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर है उनके साथ। ठीक है नजीब आरूफ साहब, अब हुकूमत गिराने की बात हो रही है कि हुकूमत को हटाना है और ये वाहिद एक 1 पॉइंट एजेंडा है इस एपीसी का। अब उसमें रास्ता चूज़ करना है किस तरीक़ेकार के साथ हुकूमत को हटाना है। वो कह तो रहे हैं कि तमाम आइनी और जमहूरी तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए हुकूमत को हटाया जाएगा। वो फिर बात नंबर गेम पे आएगी, तो इस मतलब भी कोई गैबी मदद तो नहीं आएगी, कोई जादू तो नहीं चलेगा किसी किस्म का, जिस तरह से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद में चल गया था। देखिए माजी जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का, जो कॉन्फिडेंस है, माजी को अगर देखें, तारीख को अगर देखें, तो अच्छी रिवायात नहीं है, अच्छे प्रेसिडेंसेस नहीं है। लेकिन आज अच्छी रिवायात बनेंगी तो ये रोज बदलते रहते हैं। आज की हुकूमत, कल की अपोजिशन, कल की, तो नहीं लग रहे कि देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर हम अपनी नाक से आगे ना देख सके, अगर हम फौरी अपने मफाद से आगे ना देख सके, तो फिर तो यही होता रहेगा। ये तो छांगा मांगा से शुरू हुआ था और पता नहीं क्या क्या हुआ, और ट्रेडिंग हुई, क्या क्या रिवायात हैं। आप बहुत छोटे होंगे, 90s से। यही बात तो अपोजिशन आपके बारे में भी कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस एज ए नेशन। क्या हमने उसी रास्ते पे चलते रहना है तो वही मंजिल पे पहुँच जाएंगे, और या हमने सुधरना है और अपने मुल्क को, अपनी कौम को अगले एक एटमी ताकत के शायान शान दुनिया की कौमों के दरमियान में मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त कराना है, तो सबको अपने अपने रवैयों को रिविजिट करना पड़ेगा। ये तो होगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर देखिए, नहीं मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, उसमें पहल तो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है ना। उसी रेसिपी से वही काम करते रहिए, वही रिजल्ट निकलता रहेगा। और वो कोई ऐसा शानदार नहीं है कि जिसपे मैं और आप फख्र करें। वो तो अपोजिशन कह रही है, हमने पहले दिन से ताउन की पेशकश की। शहबाज शरीफ साहब ने ताउन की पेशकश की, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मैंने ताउन की पेशकश की, जरदारी साहब कहते हैं मैंने ताउन की पेशकश की, लेकिन इमरान खान साहब ने वो अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ बैठने को तैयार नहीं है, हाथ मिलाने के मुल्की मुफाद के लिए वो बैठते साथ। ताउन की पेशकश काबिल कदर है, लेकिन अगर ताउन की पेशकश के ये माने हो कि जनाब आप हमारी तरफ देखे ही नहीं जो माजी में हम कर गुजरे, या उन केसेस को छुए नहीं, तो ये मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। क्योंकि आज की हुकूमत कल को अपोजिशन हो सकती है, क्योंकि हमें कंगालना पड़ेगा उन फैसलों को जो इसने मुल्क इस अंजाम को पहुँचा है। जो कर्जों की सूरत हाल हुई, जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, हमें फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। और आइंदा अगर देखिए, मेरा पॉइंट कहने का ये है कि ये फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि जी मैं आपसे ताउन करूंगा। इसका मतलब अब आप भी मुझसे ताउन करें, और आपके ताउन का मतलब ये, अगर आप हुकूमत हैं, कि आप मेरे जो भी माजी के मामलात थे उनके साथ छेड़खानी ना करें। क्या नैब आपके कहने पे केसेस कर रहे हैं सारे? देखिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे केसेस जितने आज की तारीख तक मेरी समझ के मुताबिक वो पुराने, जो एक मतलब इसमें अभी तो नया केस ताउन क्यों मांगेगी अपोजिशन आके? कि आप माजी के केसेस हमारे ना एक्सपेक्टेशन, क्योंकि दिमाग माइंडसेट है ना, बात नहीं, ये दिमाग में ये चीज बैठी हुई है। एनआरओज हुए हैं ना माजी के अंदर, नैब हुकूमत के अंडर तो नहीं है ना सर, आप खुद अभी मान रहे हैं। देखिए मेरी समझ के मुताबिक अगर है भी या थी भी तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आज तो नहीं है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, यानी मे बी आई एम नॉट सो प्रिवी टू इट, क्योंकि मैं उस लिहाज से, लेकिन मैं वो स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो मेरे इल्म में है कि उसको अगर माजी में थी तो भी नहीं होना चाहिए, मौजूदा है तो भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो सवाल है या नहीं है, क्योंकि है या नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम सबको एक दूसरे से शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि फिर वही वाला, अगर वहीं खेल को उसी तरह से खेलेंगे, उन्हीं रूल्स के ऊपर खेलेंगे, तो फिर नताइज तो फिर बेहतर नहीं निकलेंगे। इल्जाम तो आता है आप पे ना, जिस तरह से आपके जिस तरह से आपके वज़ीर आज़म पेशगोइयां करते हैं, फलां गिरफ्तार होने जा रहा है, हमने फलां को गिरफ्तार कर दिया, तो ये एक
बनता तो है। मैं समझता हूं कि जो इतने दिन ऑपोजिशन में रहने के बाद पीटीआई 22 साल की ऑपोजिशन के बाद इक़्तिदार में आई है, अगर पीटीआई अच्छी रवायात नहीं छोड़ के गई तो ये बहुत बड़ी इस कौम की बदनसीबी अब ये जो कानून साजी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें जो अपोजिशन के कंसर्न है वो बड़े जायज़ हैं। जिसकी बात अभी कर रहे थे नबील कबोल साहब भी बात कर रहे थे कि ये जो बिल है इसमें आपने गिरफ्तारी के लिए वारंट की शर्त ही ख़त्म कर दी है, तो ये तो फिर ठीक बात ना हुई ना। जो उनका कंसर्न तो मैं ये कह रहा हूं नैब वाला जो कंसर्न है उस पे इसको क्लैरिफिकेशन आ गई है। इसको सैर हासिल जो कमिटीज बनती हैं चीजों को देख के, क्योंकि हो सकता है कि कल हम उसको सफर कर रहे हो, ये हमें मालूम देखे ना, ये लोग वहां पर हुकूमत में थे, बारी बारी थे। अगर ये उन नैब के कवानीन की दुरुस्तगी कर लेते, क्योंकि ये उस वक्त जब आप इक़्तिदार में होते हो ना, तो आप ये समझते हो कि ये सारे जो दांत हैं, जो सारा बाइट है, ये जनाब अपोजिशन के लिए है, लेकिन रोज बदल जाते हैं। तो अच्छी रवायात पे मैं इसरार कर रहा हूँ, आप और हमको कुर्सियां बदल के उसको देख लेना चाहिए, ताकि रोज बदल सकते हैं जिसमें फ़ायदा हो, जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो। अगर मैंने अपनी इस वक्त हमें फर्ज कर लो कोई फ़ायदा भी हो जाता है उससे, तो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, कौमें सदियों चलती हैं और अफराद इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और पहले ही हम बहुत सारे लोग जो इंडिस्पेंसिबल थे वो आज नहीं है। ऐसा ही है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अब जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो कि जॉइंट सेशन से मंजूर करवाया जाएगा, और इसमें तो दो बेसिक कंसर्न्स थे अपोजिशन के। एक तो ये था कि उसमें जो गिरफ्तारी के लिए वारंट की शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई। पहले मौजूद था कि वारंट जारी होगा, उस वारंट के तहत जाके गिरफ्तारी की जाएगी। अब उन्होंने इसमें कॉग्निजेबल वर्ड डाल दिया है नॉन कॉग्निजेबल की जगह पर, और सेक्शन 16 थी जिसमें गिरफ्तारी का चैप्टर था वो सारी उसमें से ओमिट कर दी है। ये तो बड़ा जेन्युइन एक कंसर्न है। दूसरा जो पीएमएलएन कहते हैं कि नैब क्यों है एज प्रोसिक्यूशन एजेंसी इसके अंदर, तो नैब तो पहले भी थी, 2010 वाले में भी थी, अब भी है, उसमें तो कोई इतना बड़ा फर्क वाली बात नहीं है। जो पीएमएलएन का कंसर्न था नैब वाला। जी समर, एक तो मैं, चूंकि नजीब हारून साहब ने एक पासिंग रिमार्क दिया था कर्जों का, प्लीज खुदा के लिए नजीब हारून साहब, आप एक बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। आज मेरा आर्टिकल है द न्यूज में, द डेट ट्रैप, बिल्कुल, और उसमें मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको वजाहत कर देता हूँ। श्योर। आपके हुकूमत ने 11.35 ट्रिलियन का कर्जा लिया 2 साल में, और हमने लिया था 10.7 ट्रिलियन का 5 साल में। तो कौन सा बेहतर है? दूसरी बात, मैं नजीब हारून साहब आपसे गोशगवार करूंगा कि अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहें कि वो मिसस्टेटमेंट ना किया करें। वो कहते हैं कि हमने 5000 बिलियन वापस भी किया, यानी कि 5 ट्रिलियन। अगर वो वापस ना किया होता तो फिर 16.35 ट्रिलियन होता कर्जा। ये नेट एडिशन है 11.35, जिसमें से नेट एडिशन 10.7 थी। उस वक्त भी कर्जे वापस दिए जाते थे। तो प्लीज 10.7 इज कंपेरेबल इन 5 years टू 11.35। तो एक तो ये आपके गोशगवार है कि कर्जे आपने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। डेट टू जीडीपी रेशो जो दूसरा तरीका होता है उसको देखने का, वो 72% था हमारे जमाने में, आपके जमाने में 87% है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ था, और उसकी वजूहात भी हैं। तो एक तो ये है कि कर्जा इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। आपके पहले साल में 8.9% हुआ था फिस्कल डेफिसिट, जो पिछले 40 साल में कभी नहीं हुआ, और वो सारा आपके कंट्रोल में था। अखराजात भी उस साल के और रेवेन्यू जनरेशन भी, और इस साल 8.1% हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में 8% से कम से ऊपर बैक टू बैक मेरा नहीं ख्याल है कभी हुआ था, या एटलीस्ट रिसेंट हिस्ट्री में 40-50 साल की तरह। तो दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस। आप रेवेन्यू कलेक्शन करने में, रेवेन्यू बढ़ाने में बुरे तरीके से फेल हुए हैं, तभी 22 साल के बाद पहली दफा हुआ है कि पिछले 2 साल के रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुआ, 22 साल में पहली दफा। ये तो एक आपका पासिंग रिमार्क है। प्लीज हैव अ लुक एट माय आर्टिकल, और आप जरूर मुझे जवाब दीजिएगा कि मैं फैक्ट्स और फिगर्स पे कहाँ गलत कह रहा था। दूसरी बात यह है कि आपने अभी जो इसका फैटफ के हवाले से जो सवाल पूछा था, बड़ा बुनियादी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये फैटफ की रिक्वायरमेंट है कि आप 180 दिन बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लें, ये रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं है, श्रीलंका के लिए क्यों नहीं है? मुझे एक मुल्क बता दें दुनिया का कि जहां फैटफ ये कह रहा है कि ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटीड होते हैं। नो वन कैन गारंटी। और अगर ये है बाकी फैटफ कह रहे हैं, तो फिर हमारा फेलियर है फैटफ को कन्विंस करने में कि भाई
आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए ये क्यों एक कंडीशन है कि जी आप बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लें और पता ही ना चले, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सही। और आप ये बिल्कुल, नजीब हारून साहब ने कहा कि कल ये ऑपोजिशन और हुकूमत की बात नहीं है। जब आप फ्रेम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं तो वो फॉर ऑल टाइम्स फॉलो होती है। ऐसा ही है। जैसे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, मेरा ख्याल है आर्टिकल 10 है शायद, मुझे नहीं इतना एग्जैक्ट पता, बट वो गारंटी करता है कि आई हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि व्हाई आई एम अरेस्टेड एंड आई हैव द राइट टू अपील एंड गो टू द कोर्ट। अगर आप ये करेंगे तो ये हाइब्रिड सिस्टम के आप एक्सट्रीम उसमें लेके जा रहे हैं। ये नजीब हारून साहब सिर्फ फैसिस्ट मुल्कों में हो सकता है, और इसको आप फैटिव का बहाना बना के हमारे ऊपर न लागू करें कि जी ये मान नहीं रहे, कभी मान ही नहीं सकते, हम उल्टे लटक जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। सही। तो यानी कि फिर ज्वाइंट सेशन में अपनी जो आपकी अक्सरियत है उसको बाकायदा तौर पे नजर आएगी, अमली तौर पर भी आप बिल को ब्लॉक करेंगे जब तक तरमीम आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। देखो ना, वो तो जो पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट सेशन के अंदर जो भी तरीकेकार है, जो भी है, लेकिन हम उसको टूथ एंड नेल अपोज करेंगे, क्योंकि ये PMLN या PPP की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान विल बी द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, मेरा ख्याल है एक आध कोई कंट्री होगी जहाँ डिक्टेटरशिप है, मुझे नहीं पता, या जो दूसरी रियासतें हैं जहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, जहाँ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने आप को कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, तो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये नहीं होता, ये फैसिज्म में होता है। ये APC से पहले आपका बड़ा इम्तिहान भी होगा अपोजिशन के यूनाइटेड होने का, मुत्तहिद होने का। जी इम्तिहान तो है, लेकिन समर साहब आपको भी पता है कि हम हर दफा इम्तिहान में पास नहीं होते हैं, हो सकता है पास हो जाए इस दफा। सर 9 दफा फेल हो चुके हैं, 10वीं मरतबा फिर वो क्या मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन कैसे रखी जाए? कभी तो पास होंगे ना। अगर मुझे थोड़ा सा इजाज़त। जी क्विकली सर आप रिस्पॉन्ड कर ले, फिर ब्रेक पे। जुबैर साहब, हमारे उसके अंदर मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ और आपने भी बड़ा अच्छा तज्जिया किया, लेकिन एक चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। आप लाते जाएं तो जैसे एक वो अंग्रेज़ी की कहावत है ना, द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। आप लाते जाएं स्ट्रॉ और वो लगता जाता है, और ये जो सूरत हाल है। और जो अभी आपने फरमाया कि जो राइट, आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है, अनफॉर्चुनेटली जितने लोग अब आप और हम इस वक्त बैठे हुए हैं, हम उस रूलिंग एलीट का हिस्सा हैं और सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं और सबसे ज़्यादा फैसला साजी के अंदर रहे हैं। आई थिंक कि जो इस मुल्क की हालत हुई है उसके अंदर वी हैव लॉस्ट दैट राइट ऑफ आवर्स, क्योंकि हम तो पास ही पास होते जा रहे हैं, मैं और आप, मुल्क फेल होता चला जा रहा है। ये भी देख लें, इवन आपके 2 साल के दौरान भी नहीं, पूरा जो क्यूमुलेटिव, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि जो ये कह सकते हैं जुबैर साहब, ये कहेंगे कि जनाब ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे खड़ा हो गया, मैं कहूँगा एक, लेकिन चूंकि रविश ये ना कि जब भी तनकीद होती है वो पिछले 35 साल के बाद होती है, आपके 2 साल जो गवर्नमेंट है उसे शामिल नहीं किया जाता। इसको यूं समझिए, बात आप उसे शामिल कर रहे हैं। अच्छा डिबेटर जो होता है, जुबैर साहब भी अच्छे डिबेटर हैं, ओरेटर जो होता है वो फॉर द मोशन खड़ा हो जाए तो भी समा बांध देता है, और अगेंस्ट द मोशन भी जब वकील केस इसका ले ले तो जिता देता है, इसका भी। लेकिन आज हम मुल्क का केस हार रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि शायद कौम को ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की कमीशन की तरफ भी देखना चाहिए कि अगर जुबैर साहब ने जुर्म नहीं किया, नजीब हारून ने नहीं किया, नबील गबोल ने नहीं किया, तो मतलब ये मुल्क लुटा कैसे? अगर हम सारे सबके हाथ साफ हैं, नवाज शरीफ साहब के भी, शहबाज शरीफ साहब के भी, जरदारी साहब के भी, इमरान खान साहब के भी, तो वी हैव टू रिविजिट। ये तो पूरी कौम बर्बाद हो गई ना, अभी जो कराची के साथ हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुआ, तो हमें ये अपने आप को, हमें अपने आप को रिविजिट करना पड़ेगा। हमें खुद अपने आप को अपने गिरबान में, हम सबको, मुझे भी, जुबैर साहब को भी, क्योंकि हम ही तो फैसला साजी में थे। मुझे खान साहब बेहतरी के लिए आए थे, 2 साल में वो बेहतरी नहीं ला सके, आप मान रहे फिर इस बात को? मैं जो एक्सपेक्टेशंस थी कौम की वो नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर बात है कि क्यों नहीं हुआ? फॉर देखें 22 साल ऑपोजिशन में रहने के बाद जब खान साहब अपने उसके अंदर आए तो सिगरेट सिस्टम का अपना बिगाड़ जो वो कहते हैं, और उसके बाद इसको लर्निंग कर्व से भी गुजरना होता है। हर नई हुकूमत को
कोई भी उसको लड़ने। खान साहब ने तो कभी वजीर आजम नहीं रहे थे, नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा वजीर आजम रहे थे। नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक उसमें जाके जो सिस्टम, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी, जो चीजें थी। ठीक है नबील कबूल साहब, क्विकली मुझे आपका एक इस पे रिस्पॉन्स चाहिए, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है कि जो नजीब हारून साहब बात करें कि जो बेहतरी लेके आनी थी वो मान रहे इस बात को हम नहीं लेके आ सके 2 साल के दौरान, लेकिन कह रहे इस पे सिस्टम ही ऐसा था कि हम उसे करेक्शन नहीं कर पा रहे। सिस्टम का कसूर है या फिर सिस्टम चलाने वालों का कसूर है? सिस्टम का कसूर नहीं है, सिस्टम चलाने वालों का कसूर है कि उन्होंने समझा था कि एक दफा हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो हम सब कुछ जो है तब्दील कर देंगे। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने खुद जो टेक्निकल करप्शन करने वाले आटा चीनी की उनको बाहर जाने दिया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने किस किस पे इल्जामात लगाए, किस किस को बाहर जाने दिया। ये सिर्फ लोगों को एक मैं समझता एक ड्रामा था, एक सियासी ड्रामा, वो उन्होंने दिखाया। लेकिन अब मामला जो है वो ज्यादा सीरियस हो गए। अब मुल्क के मामला जो है वो सुधारने के लिए आपको इमैच्योर गवर्नमेंट से हटकर मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। आपकी टीम के अंदर मैच्योर लोग नहीं है, आपको मैच्योर लोग आपकी टीम में लाना पड़ेगा। जब तक आपकी हुकूमत है, ऐसे हालात में तो मुझे नहीं चलता कि ये हुकूमत चल पाएगी। ठीक है, चले मुझे इस पे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कराची के हवाले से कि वज़ीर आज़म अब जुमे के बजाय हफ्ते को कराची जा रहे हैं, एक बड़ा तरक्याती पैकेज लेकर कराची जा रहे हैं। इस पैकेज के हवाले से बात होगी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक द शो नाजरीन। अब जाना है इमरान खान साहब ने एक तरक्याती पैकेज लेके, बड़ा तरक्याती पैकेज जिसे कहा जा रहा है कराची के लिए, जो इमरान खान साहब हफ्ते के रोज़ अनाउंस करेंगे। जुम्मे को जाना था लेकिन किसी वजह से ये उनका विजिट डिले हो गया। नजीब हारून साहब से जानते हैं ये सब क्यों डिले हुआ, विजिट जुम्मे के बजाय हफ्ते पे क्यों चला गया, और ये कितना वॉल्यूम क्या है, हजम क्या तरक्याती पैकेज का जिसकी बहुत चर्चे हैं, जिसके देखिए आप चूंकि कराची के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पे प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन भी है। यू आर द राइट पर्सन टू मैं उसमें बैठा भी हूँ, काम भी किया है, क्योंकि ये जो कुछ हुआ पिछले हफ्ता डेढ़ के अंदर, तो कुछ बारिश ज़्यादा हुई, एक दूसरा क्या हुआ कि वो जो ड्रेन्स थे वो ब्लॉक थे, जो ज़माने से आप दिखा रहे थे, सॉलिड वेस्ट, कचरा, गार्बेज और डेबरी उसके अंदर डंप हो रही थी। तो द सिस्टम डिड फंक्शन, जितना भी औना पौना सिस्टम था उसने काम नहीं किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि बिल्कुल जैसे एक तेज़ आंधी में आपके जो पहले ही फटे पुराने कपड़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल बह गया, उड़ गया। तो इस वक्त कराची बिल्कुल बराना हो गया, ग्राउंड जीरो के ऊपर आ गया। तो अब अगर कोई भी पैच वर्क विल नॉट वर्क, देयर हैज़ टू बी परमानेंट फिक्सेस, परमानेंट सोल्यूशन। और एक दफा वो कहते हैं ना कि मास्टर प्लान भी आ रहा है कराची का। मास्टर प्लान के बगैर अगर आपने काम किया तो जो भी फिर होगा अगला उसके अंदर वो टूट। तो मास्टर प्लान एक अम्ब्रेला है कि बन चुका है, और ढांचा बन चुका है, ऐसा कोई ढांचा बन चुका है कोई तस्वीरात को लेके। इसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट अब इस वक्त हो क्या रहा है, बोर्ड ले रहे ना, नहीं सिंध गवर्नमेंट अब ऑन बोर्ड है। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि ये क़यामत तक नहीं होगा जब तक सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांटें, दोनों अपने अपने रिसोर्सेज। देखिए ना, करोड़ा लोग, 2.5 करोड़ है कि 3 करोड़ है कि 1.5 करोड़ है, ये बहस चलती रहेगी। सेंसस 2 करोड़ से ज्यादा ही है हर सूरत में। इट गोज विदाउट सेइंग, एंड एवर ग्रोइंग है, इन्फ्लक्स है, क्योंकि जब मुल्क के दीगर शहरों वॉल्यूम के वाले से। और क्या क्या तरजीही मंसूबे हैं इसमें जो मरकजी हुकूमत से एक्सपेक्टेशन थी वो नंबर 1 तो पानी है, क्योंकि K4 जो है वो साल से एक डेकेड से ब्लीड कर रहा है। तो यानी मरकजी हुकूमत आए और कराची को पानी उसके हिस्से का 260 मिलियन गैलन पर डे कराची के दरवाजे पे पहुंचा दे। और जब वहाँ से बारात चलेगी, पानी आ रहा है, तो फिर ये सिंध गवर्नमेंट उस बारात को वसूल करने का और जो पूरा ऑगमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, बारात आ रही है, पानी चला आ रहा है और मार्च करता हुआ वहाँ से, जो कि फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि अब वो जो वाला काम ख़त्म करना पड़ेगा कि वो चिड़ा लाया चावल का दाना और चिड़िया लाई। अच्छा, वो खिचड़ी नहीं पकती क्योंकि चिड़े और चिड़िया लाएंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट सिंध गवर्नमेंट करेगी। एक पानी का मंसूबा हो गया। दिस इज द प्रपोजल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर इंशाल्लाह अप्रूवल कर दिया। उसके अलावा जैसे ही पानी आता है एक्स्ट्रा,
और जो पानी है तो वेस्ट वाटर, क्योंकि 70-75% पानी आपने नहाए, वुज़ू किया, बर्तन धोए, वो वापस ड्रेन में जाएगा। उसको मंजिल तक पहुंचाना, उसका ट्रीटमेंट, उसका ग्रे वाटर का यूज जो इंडस्ट्री के लिए है, हॉर्टिकल्चर के लिए है, या उसको जो भी करना है, तो वो साथ साथ वो प्रोजेक्ट होगा। ये 3 साल का प्लान है या कितने साल? 3 साल के अंदर ही प्लान हर चीज़ करी जा रही है। सिंध गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट वो भी सूबाई सब्जेक्ट है, और जहाँ तक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है वो हंगामी है, तो वो NDMA और फेडरल गवर्नमेंट उसको भी फंड करने जा रही है, ताकि ये जो हंगामी बारिश का हुआ, ताकि वो जो ड्रेन्स हैं, जो इंक्रोचमेंट्स हैं, इस तरक्याती पैकेज का हजम क्या है सर? इसका हजम मेरी और आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा इसलिए होगा, और इसको करना इसलिए पड़ेगा। अंदाज़न कितना है सर? मैं कहता हूँ कि इसको आप समझे एक लगभग 1000 अरब रुपए का भी हो तो मेरे हिसाब से कम है। इतना है? इतना होना चाहिए, होगा, क्योंकि पेवंदकारी अगर करने जाएंगे सही तो उससे क्या होगा कि आपने प्लग कर दिया, जरा प्रेशर बढ़ा, वो प्लग फिर निकल गया। वॉल्यूम इसका 1000 अरब के करीब है। कराची के सोल्यूशन परमानेंट, ठीक है, और ये 4-5 सोल्यूशंस हैं। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, यानी ये बरसाती सीवेज का वाटर या वेस्ट वाटर, कराची को पानी की सप्लाई, सॉलिड वेस्ट कचरा, उसके बाद 2 चीज़ें और, एक रोड जो इंटरनल है, क्योंकि इस दौरान में उखड़ गए, लास्ट मास ट्रांजिट लाइक KCR, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को उसको लीड करना चाहिए। बसेस दे रहे हैं आपने? वो तो ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन की बसेस से लेके उसको फंक्शनल करना, उसको चलाना यस्टरडे, बिकॉज दैट इज सो अर्जेंट, यू नो, क्योंकि कराची। और ये चीजें करेंगे आप खुद, सिंध हुकूमत को पैसा नहीं देंगे, ये पैसा जितना भी आप 1000 अरब के करीब पैकेज की बात करें, ये एग्जीक्यूट आप वफाक और वफाक की एजेंसीज करेंगे, सिंध हुकूमत नहीं करेगी, उनको पैसा नहीं देंगे आप। पैसे हर वक्त थे, पैसे हर वक्त हैं, पैसों को दांतों से पकड़ के इस्तेमाल करना पड़ेगा, जाये होने से बचाना पड़ेगा। सिंध हुकूमत को नहीं देंगे ना? नहीं, सिंध हुकूमत को जो पैसे बिल के और काम करने के वो उनको मिलेंगे। देखिए, इसमें आपके पास 5 सोर्सेज हैं, अगर मुझे इजाजत दे दें। एक फेडरल PSDP, एक प्रोविंशियल PSDP, एक जो फॉरेन वर्ल्ड बैंक, एक जो है अल्लाह आपका भला करे प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और 5वां सुप्रीम कोर्ट के पास जो फंड है, और वो भी कराची के लिए, कराची ही के प्रोजेक्ट से वो आया है, कराची में यूटिलाइज होने। ठीक है नबील कबोल साहब, अब मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन है कि एक तरफ आपने तहरीक इंसाफ की ही वफाकी हुकूमत के साथ कराची के अंदर ताउन करना है, कोलैबोरेट करना है कराची की तरक्की के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए, उसी वफाकी हुकूमत के खिलाफ आप मरकज़ में एक तहरीक चलाने जा रहे हैं उसे गिराने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल कैसे चलेंगी? देखिए, अव्वल तो नजीब हारून साहब ने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो 1000 अरब तक जो है वो फंड्स का ऐलान करेंगे। हम तो दुआ कर रहे हैं कि 1000 अरब क्या 500 अरब भी दे दे तो हम उसको गनीमत समझें, क्योंकि पिछले साल प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने 160 अरब का ऐलान किया था, लेकिन कागजों तक ही रहे। उन्होंने और बहुत सारे ऐलान किए थे, मुफ्त घर का भी, नौकरियों का भी, सब कुछ जो है वो एक चीज भी नहीं हो सका। तो, लेकिन अफसोस ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उनका क्या प्लान है, कितने दिन रहेंगे, कहाँ जाएंगे। मीटिंग्स के हवाले से भी उनको अभी तक नहीं बुलाया गया। हो सकता है आज रात तक उनको बुला लिया जाए, लेकिन अभी तक जो है, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया। तो मैं समझता हूँ जब तक आप सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी तरक्याती काम होगा, वो सूबा करेगा। लेकिन अगर आप सूबे को ही पीछे रखेंगे तो आप क्या काम कर सकेंगे? क्योंकि जो सिंध के रहने वाले लोग हैं इंटीरियर सिंध में, तो आपका वोट बैंक नहीं है। आपको क्या पता है कि दादू के अंदर कहाँ का डैम बनाना है? आपको क्या पता है कि कश्मीर के अंदर कहाँ का आपको जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाना है? तो ये सारी चीजें आपको ऑन बोर्ड पीपल्स पार्टी को लेना पड़ेगा। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी कितनी ताउन करती है हुकूमत गिराने की। देखिए, हुकूमत गिराने की बात नहीं है। हम समझते हैं कि ये जो हुकूमत आई है, ये सिर्फ एक टारगेट बनाकर आई है कि जी किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को झूठे केसेस में डालकर उनको सियासत से भगा दे। तो ये चीजें पैरेलल चलेंगी, साथ साथ चलेंगी। आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे APC के प्लेटफॉर्म से, और सिंध में उसी हुकूमत के साथ आप ताउन भी जारी रखेंगे कराची के लिए। देखिए, ये तो हमारा हक है ना। अगर वो सिंध में आकर हमारे साथ यहाँ पर ताउन कर रहे हैं, तो हम भी साथ में ताउन करेंगे, सिंध के मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए।
लेकिन APC से आपको पीछे हटना पड़ेगा फिर। नहीं, लेकिन हमारे जो इख्तलाफात है वफाकी हुकूमत से, वो तो इख्तलाफात किसी और वजह से है ना, वो तो इस वजह से नहीं है कि सिंध हुकूमत में आप वजह जो भी हो, ये तो कैसे मुमकिन है कि एक उसी हुकूमत के खिलाफ आप एक जगह पे आपने महाज खड़ा किया हुआ, दूसरी तरफ आप उसी हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं? ये दो चीजें पैरेलल चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, क्यों नहीं है पॉसिबल है। आप प्राइम मिनिस्टर का कराची देखें, कराची पाकिस्तान का शहर कहा जाता है। यानी आप वही काम करेंगे जो मौलाना साहब ने 2002 में किया था। इधर भी उधर भी मुझे नहीं पता 2002 में क्या किया था। वो दोनों तरफ के शहर कराची में आकर अगर आप कोई काम डेवलपमेंट का करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप करें, लेकिन हमारे इख्तलाफात आपसे है, रहेंगे और उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये हुकूमत हो। बहरहाल इख्तलाफ में और तहरीक चलाने में हुकूमत को गिराने के लिए दो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ज़ुबैर भाई से इजाज़त से मैं अगर एक जुमला अगर आप इजाज़त दें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेज़बान है इसमें। हाँ। जैसे वन डिश पार्टी होती है ना, आप भी लाए मैं भी लाया, लेकिन जो मेज़बान जिसके घर पे दस्तरखान लगता है, खाया जाता है, वो सिंध गवर्नमेंट है। सही। और अगर उसका पूरा उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया, नहीं ये मैं इनका एहतराम के साथ बेतरदीद नहीं कर रहा, लेकिन राब्ता जितनी मेरी मालूमात है। अब ज़ाहिर बात है कि किस लेवल पे किस किस से राब्ता है, और उसी में इट वुड बी बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। और जहाँ तक ये दोनों पार्टीज, माशाल्लाह पीपल्स पार्टी इज 53 ईयर्स ओल्ड और नून लीग भी मेरा ख्याल में 33-35 साल है, तो हमें इस इनसिक्योर, PTI को भी अब 24 साल हो, हमें इस इनसिक्योरिटी से निकल जाना है कि कोई पार्टी को ख़त्म कर देगा। पार्टी अगर ख़त्म हुई तो हम खुद करेंगे। ठीक है। चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, या अपने रवैयों से और अपनी सर, ये जो 3 साल का प्लान बताया जा रहा है, नजीब हारून साहब ने बताया कि 3 साल का प्लान है, 3 साल में एग्जीक्यूट करना है, और 1000 अरब के करीब पैकेज जो है वो खान साहब लेके आ रहे हैं कराची के लिए। एक बड़ी खबर है, चलें ये 1000 अरब के करीब का पैकेज है, बड़ा पैकेज है, लेकिन ये चीज़ें 3 साल के अंदर वर्केबल, डुएबल आपको नजर आ रहा है कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाएंगी जितना प्लान बताया नजीब हारून साहब ने चीज़ों का? पहले मैं एक सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं वो डेट कर्जों के हवाले से। नजीब हारून साहब, आपके वजीर आजम साहब, आपको याद होगा, इल्जामात लगाते थे, फिर उन्होंने हुकूमत में आने के बाद एक डेट कमीशन बनाया था। बिल्कुल। कि जो चोरी डकैती हुई है कर्जों के हवाले से, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके एक हफ्ते के बाद मैंने आर्टिकल लिखा था, डेट कमीशन अ नॉन स्टार्टर। उस दिन भी मुझे पता था, लेकिन आपके जो बड़े बड़े वो बैठे हुए फाइनेंशियल विजिट्स, उनको नहीं हिम्मत हुई थी वजीर आजम को समझाने के लिए कि वजीर आजम साहब आपकी कोई सेंस नहीं है जो आप बातें करते रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्लीज इसका कोई कनेक्शन नहीं है आज के फिस्कल डेफिसिट का, आज से 30 साल पहले से। आपने टैक्स कलेक्शन करनी है, आप फेलियर अगर होगा आपका तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नेवर ओन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो फिर कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा ही है। जहां तक ये कर्जों कराची का पैकेज है, ये जो 1000 अरब है ना समर, ये उतने ही हिलेरियस है जितना 50 लाख घर थे। वो भी नॉन स्टार्टर था, क्योंकि अगर जब आप फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करती है ना तो इट नेवर मेड सेंस। एंड दिस 1000 अरब, अब जिस मुल्क का टोटल टैक्स रेवेन्यू साल का 4000 अरब हो, उसमें से 1000 अरब आप कराची के लिए, और खुद वजीर आजम साहब खुद बैठ के रोते हैं। ओवर 3 इयर्स है ये सर, ये ओवर 3 इयर्स है सर। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ, मुझे नजीब हारून साहब, मैं हमेशा फैक्ट से बात करता हूँ। राइट, आई एम सॉरी। 333 अरब लगा ले फिर एक साल की। हाँ, 300। मैं आ रहा हूँ, मैं ये नहीं ऐसे बात नहीं करता कि जी उसने लूट नहीं। आई अप्रिशिएट दैट। सो हम फैक्ट्स एंड परफॉर्मेंस और पॉलिसी की बात करनी चाहिए। तो 333 अरब या जितना भी बनता है साल का, 333 अरब आप मुझे ये बता दें। और जब आपके खान साहब ने पहली दफा सितंबर 2018 में कराची आके अनाउंस किया था 162 अरब का पैकेज, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये कौन से बजट में प्रोविजन है इसकी? जब बजट में प्रोविजन ही नहीं होगी तो खान साहब जो मर्जी अनाउंस करते रहें, जो उल्टा लटक जाए, वो जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी और फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो रिलीज ही नहीं करेगी, एक पैसा भी नहीं रिलीज करेगी। अभी अगर आप ये अनाउंस करने जा रहे हैं, मुझे बता दें कि बजट बुक्स में कहाँ है प्रोविजन? एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम द बजट बुक्स, देयर इज नथिंग दैट यू कैन राइट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास जो 13 बिलियन पत्नी फंड का पड़ा हुआ है, जो डैम फंड का, वो शायद वो रिलीज करते, मुझे नहीं पता उसका, वो आपके और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, जो पैसे आपके पास है ही नहीं उसका आप ऐलान कैसे कर सकते हैं?
और आप मुझे ये बता दें कि आप 333 अरब रुपए आम पाकिस्तानी को तो आप बिल्कुल कराची वाले को बेवकूफ बना देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है नजीब हारून साहब, आपको 2 साल का जवाब भी देना है। ग्रीन लाइन में आपने प्रोग्रेस क्या किया है, आपने K4 में प्रोग्रेस क्या किया, आप ये बताएं ना, आप ओन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जहां हमने छोड़ा था आपने एक ही लगाई। अब आप हर वक्त ये कहते हैं, आप 2018 अगस्त में तो अच्छे लगते थे ये कहते हुए कि हम करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आज भी आप वही उधर ही खड़े हैं कि हम करेंगे। भाई क्या किया है, 162 बिलियन कहाँ है, और वो क्यों आपने, जब वो अगर उस पर नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई, फिर एक नया फिस्कल ईयर आ गया जो जुलाई 2019 में शुरू हुआ और जो खत्म हुआ है अभी थोड़े 2-3 महीने पहले, उसमें नहीं प्रोविजन रखा था। तो आप अभी मैं आपकी बातों का क्यों भरोसा करूं? ठीक है, आप क्विकली रिस्पॉन्ड करते फिर जुबैर साहब की कैलकुलेशन बात वो कह रहे बजट में आपके पास पैसे है ही नहीं कि ये पैसा आएगा कहां से। एहतराम करते हुए जाहिर बात है कि ये 1 या 2 दिन में आएगी चीज़, और अगर उसी तरह से जैसे माजी में कोई हाफ कोक्ड और उस तरह से आई तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, इट विल फॉल अपार्ट। लेकिन उसमें फंड्स के रिसोर्सेज भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, कि प्रोविंशियल PSDP से क्या होगा, फेडरल से क्या होगा, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक, 1000 अरब की आप बात कर रही है, मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए मैं 1 सेकंड, मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर जो इनपुट्स हैं उसकी भी, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भी इसमें देखें। आप 802 अरब के प्रोजेक्ट तो सिंध हुकूमत चला रही है ऑलरेडी, वो कह रहे हैं इस वक्त पाइपलाइन में उन पे काम हो रहा है। इसके अंदर वो प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। वो कह रहे प्योरली सिंध हुकूमत के 802 अच्छा, जो सिंध गवर्नमेंट का ऊपर आप अलग से दें। सिंध गवर्नमेंट का जो अपना हिस्सा है ना, वो भी अगर सारे एक ही तरफ धक्का देंगे बस को, तो बस मंजिल पे पहुंच जाएगी। एलोकेशंस की बात कर रहा हूं सर, देखें 1000 अरब की आपने बात की, मैं ये बात 1000 अरब प्योरली विफाकी हुकूमत की तरफ से होगा ना, इसमें सिंध हुकूमत की मैंने आपको 5 सोर्सेज बताए, मैंने पूरे नरेट किया है, आप दोबारा सुन लीजिएगा उसको। मैंने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी की, मैंने सुप्रीम कोर्ट का पास जो फंड है जो जब वहाँ पे गिर रहा है पैसे, वो भी बात की मैंने। उसके बाद बात की इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज के जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के अंदर हैं, कि उनको भी उसी डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट किया जाए। जो स्वीप का प्रोजेक्ट है, क्लिक का प्रोजेक्ट है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। अच्छा, एक बात जुबैर भाई से और सर से नबी साहब कि देखिए, चूंकि मैं तो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन हूँ नहीं, ठीक है, जो मैं MNA जरूर बना हूँ, लेकिन आई एम इंजीनियर, ठीक है, और मैं इसको उसी तरह से देख रहा हूँ कि अगर मास्टर प्लान सामने रख के, वसाइल सामने रख के किया गया, तो वो जो हम हर दफ़ा करते हैं फिर मिट जाता है, अगली बारिश में ज़ाय हो जाता है। परमानेंट फिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशंस कहते हैं, किए तो कराची तगड़ा हो जाएगा, कराची वाइब्रेंट हो जाएगा, पूरा मुल्क चल पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि अब की मरतबा जो है वो आर्जी मंसूबे अनाउंस नहीं किए जाएंगे, परमानेंट सोल्यूशन कराची के मसाइल का हल निकाला जाएगा, और ये जो आफत थी इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर समझा जाएगा, और कराची को दोबारा से पूरे शहर को रिफॉर्म किया जाएगा। मेहमानों का शुक्रिया, आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।